बॉयज़ को ट्रीट किया जाता है उस गोल को अचीव करने के लिए, वैसे गर्ल्स को भी ट्रीट किया जाना चाहिए। हिंदुस्तान में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं ना, किसी भी टॉपर से पूछिए कि भैया कौन सा बुक पढ़ा है इंग्लिश में, तो सब एक ही बुक का नाम लेता है, नीतू मैम का वॉल्यूम 1। अगर आप में जुनून है, जज्बा है, 100% आप सफल होंगे अपने लक्ष्य में। डिस्ट्रैक्शन होता 10% है, 90% हम खुद ही क्रिएट कर देते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है केडी लाइव के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हमारे साथ हैं डिम्पल जी। आज डिम्पल जी से जानेंगे कि इन्होंने कैसे एसएससी सीजीएल 2025 के थ्रू एक्साइज इंस्पेक्टर का पोस्ट प्राप्त की है, और वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छे रैंक के साथ। पूरी जर्नी जानेंगे इस इंटरव्यू में। तो डिम्पल जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। और बताइए कैसे हैं सर? ठीक है। कैसा फील हो रहा है? फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपने एक्साइज इंस्पेक्टर का पोस्ट प्राप्त किया, कैसा फील हो रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है जी और ये बात बताइए, मम्मी पापा तो काफी खुश होंगे? जी बहुत खुश हैं। हाँ जी। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में एक लड़की के लिए, और वो भी इतना अच्छा रैंक के साथ, और एसएससी सीजीएल का भी सबसे अच्छा ड्रीम पोस्ट माना जाता है एक्साइज इंस्पेक्टर को। क्या आप पहले से सोच रखे थे कि मुझे एक्साइज इंस्पेक्टर ही बनना है? जी सर। पहले से ही? हाँ जी। और पोस्ट प्रेफरेंस में आपने सबसे पहला पोस्ट क्या डाला था? सर सबसे पहले तो ASO MEA मेरी ठीक फर्स्ट है। चॉइस थी एज यूजुअल। अच्छा, फिर ASO CSS सेकंड चॉइस थी। ओके। फिर थर्ड GST। आप क्यों ASO इन MEA क्यों चूज करना चाहते थे? सर बिकॉज अब पहले तो सबसे ज़्यादा जो इंटरनेट पे बात होती है तो वो ASO MEA के बारे में ही होती है। जितने भी इंटरव्यूज़ हम देखते हैं तो वो भी ASO MEA के टॉपर्स हाँ। वीडियोस देखते हैं, या फिर CSS के। के तो फिर उसकी नॉलेज ज़्यादा है, और एज वेल एज उसके बारे में लोग ज़्यादा बात करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि वो बेटर पोस्ट है। बेटर पोस्ट आई एम है। सेटिस्फाइड विद दिस। ठीक है, ठीक है। वैसे भी आपको अच्छा पोस्ट मिला है। तो एक बात बताइए, कहाँ से हैं आप? सर पिथौरागढ़, उत्तराखंड। उत्तराखंड से। जी सर। चलिए, बहुत अच्छा। उसके बाद आप मुझे बताइए, तैयारी जो है आपने कितने दिन तैयारी किया था? लगभग कितने समय से तैयारी कर रहे हैं? सर ग्रेजुएशन के बाद 1 साल मैंने दिया था पूरा। जी सर। ग्रेजुएशन आपका कब कंप्लीट हुआ? सर जुलाई 2024 में ग्रेजुएशन पूरी हुई थी। और ग्रेजुएशन कौन सा सब्जेक्ट से था आपका? सर मैंने BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर किया है। चलिए, बहुत अच्छा। और उसके बाद फिर आप तैयारी में लग गए। जी सर। तैयारी आपने कैसे किया, ऑनलाइन या ऑफलाइन? सर कम्प्लीटली ऑनलाइन। ऑनलाइन ही किया। और कहाँ से तैयारी किया, घर से या दिल्ली आके? घर से। घर से ही? जी। घर से ही तैयारी किया? जी सर। वाह, कैसे रूटीन मेंटेन करते थे आप? सर स्टार्टिंग में तो थोड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि कब सोना है कब उठना है, हाँ। ये वाला रूटीन सेट करना ज़्यादा मुश्किल होता है। जैसे घर में डिस्टरबेंस भी तो होता है ना? डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करना। फिर एक्चुअली घर पे मेरा इतना डिस्टरबेंस है भी नहीं, तो फिर कंसंट्रेट हो जाता था। घर में कौन कौन है? जी सर, बस मम्मी और मैं। मम्मी और जी आप सर। और पापा जी? जी, पापा आर्मी में हैं। आर्मी में हैं। ठीक है, तो मतलब घर में कुल मिला के 2 लोग ही रहते जी थे। सर। तो फिर मम्मी का तो काफ़ी सपोर्ट रहा होगा? काफ़ी सपोर्ट रहा होगा। तो कितने घंटे लगभग पढ़ाई कर लेते थे आप? सर स्टार्टिंग में जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो तब तो ये था कि सिलेबस पूरा करना है पहले तो फिर सिलेबस पूरा करने में लग गए थे मुझे 6 से 8 महीने। 6 से 8 महीने लग अगर गए। सारे सब्जेक्ट्स को देखा हाँ, जाए ठीक तो। है। फिर उसके बाद जो टाइम दिया, फिर CGL 2025 का नोटिफिकेशन आ गया था। तो फिर उसके बाद तो वही था कि मॉक्स देने हैं, एनालाइज करना है, और फिर उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई की। और वहाँ पे लाइब्रेरी भी जाते थे या सिर्फ घर में पढ़ाई करते? सब पहले तो घर पे ही पढ़ती थी। जब सिलेबस पूरा करना था तब तो ये होता है कि वीडियोस देखी जाती हैं, उसमें डिस्ट्रैक्शंस होता भी है तो भी फोकस हो जाता है वीडियोस देखने में, नोट्स बनाने में, और थोड़ा बहुत रिवाइज करने में। पर जब कंप्लीटली पढ़ाई करनी थी तो फिर लाइब्रेरी ज्वाइन की। और उसके बाद जैसे बहुत सारे बच्चों, आप लोग सुन भी रहे होंगे कि बहुत सारे बच्चे बोलते नहीं मैं दिल्ली आऊँगा तभी मैं सीजीएल निकाल पाऊँगा या कहीं भी जाऊँगा। नहीं, आप घर बैठे भी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और अच्छा रैंक ला सकते हैं, अच्छे पोस्ट पर जा सकते हैं। बस आपके पास डेडिकेशन होना चाहिए कि आपको करना है तो करना है। अगर आप में जुनून है, जज्बा है, 100% आप सफल होंगे अपने लक्ष्य में, जिस तरीके से डिम्पल जी ने सफलता को प्राप्त किया। उसके बाद एक बात बताइए, मॉक का इंपॉर्टेंस क्या रहा आपके? सर मॉक्स तो ऐसा है कि प्रीलिम्स में आपने कितना मॉक दिया होगा लगभग, क्या याद? सर अप्रॉक्स 60 मॉक्स तो दिए। 60 मॉक्स दिए थे? उससे ज़्यादा ही होंगे। उससे ज़्यादा ही दिए होंगे। और सेक्शनल भी देते थे या फुल मॉक देते थे? सेक्शनल भी देती थी, और मैथ्स में सेक्शनल ज़्यादा देती थी। फिर बाकी GS का तो ऐसा होता था कि भले अटेम्प्ट ना करूं तो फिर सबमिट करके आंसर्स पढ़ लेती थी, थ्योरी उसमें जो भी कॉन्सेप्ट्स दिए होते थे उन्हें रिवाइज कर लेती थी। और एक बात बताइए, जैसे आपने मॉक दिया तो लगभग आप मेन प्री के बाद बोले कि आप 50 से 60 मॉक टेस्ट दिए होंगे, ज़्यादा ही दिए होंगे? उससे ज़्यादा ही दिए होंगे। और उसके बाद मेंस में लगभग कितना मॉक दिए होंगे? सब मेंस में जब हमारा प्री हो गया था सितंबर में, उसके बाद अक्टूबर से मेंस के मॉक देना शुरू कर दिया था। अक्टूबर में कम दिए थे, नवंबर से तो डेली था। तो मॉक को कैसे एनालाइज करते हैं? जैसे बच्चे लगातार मेरे से पूछते रहते हैं कि सर मॉक को कैसे एनालाइज करूं, आप कैसे एनालाइज करते थे? आप बताइए अपनी रणनीति। मॉक्स में ये होता था कि
कुछ मॉक्स में ऐसा है कि प्री और मेंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है अगर हम एज प्रिपरेशन देखें और बिल्कुल क्वेश्चंस का लेवल देखें तो। बिल्कुल, जैसे जीएस में बहुत डिफरेंस जी। है। और इस बार से हमारा ऐसा हुआ था कि बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जीके में ज़्यादा आ गए हाँ, थे हाँ। स्टेटमेंट बेस्ड। तो उसके लिए मैं क्या करती थी कि जैसे मॉक दिया, उसके बाद स्कोर देखा, परसेंटाइल देखी, देखा कि कैसा परफॉर्म हुआ है। स्टार्टिंग में तो अच्छा नहीं हो पाता था, फिर भी उसके बाद से फिर उसके बाद मैथ्स का सबसे पहले मैं देखती थी। तो फिर मैथ्स में जो क्वेश्चन मुझे नहीं समझ आते थे या मुझे ऐसा लगता था कि पहली बार देख रही हूँ या इसको और देखना पड़ेगा, तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट डायरी बनाई थी, उसमें सारे क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस नोट करती थी। और बाकी रीजनिंग में जो क्वेश्चंस थोड़े से अलग हैं, जैसे स्टेटमेंट बेस्ड में कुछ अच्छे सवाल आ गए। जी सर, तो फिर उनको मैं रख लेती थी, फोटो खींच के अपने पास रख लेती थी ताकि बाद में, और उसका एक अलग से फोल्डर बनाया था हुआ था फ़ोन पे। और फिर जीके के लिए भी यही था कि अगर लैपटॉप में दे रही हूँ तो फिर उन क्वेश्चंस का फोटो ले लेती थी जो नहीं हो पाते थे या नए लगते थे हर सब्जेक्ट के। फिर बाकी इंग्लिश में हो जाता था। इंग्लिश के लिए इंग्लिश में वही है कि ग्रामर तो हो जाती है फिर भी, अगर अच्छे से रूल्स याद हो ये सब, पर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, नए वर्ड्स, इसका ऐसा था कि मैं चाहती थी कि डेली में एटलीस्ट 20 वर्ड्स तो नए सीखूं। अच्छा, डेली? जी सर। तो फिर यही था। तो वोकैब को कितना टाइम देते थे लगभग डेली? सब वोकैब इंग्लिश में मुझे वैसे अपना सेल्फ इंटरेस्ट भी है, और फिर जब से मैंने पढ़ना शुरू किया, प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो मुझे समझ आ गया था कि सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इसमें बहुत कुछ वर्ड्स तो ऐसे हैं कि हमें पता है और उसका हम समझ जाते हैं, पर जो नए वर्ड्स होते हैं उनके लिए मैं व्हाट्सएप पे खुद को ही भेजती थी रोज वर्ड्स और उनकी मीनिंग, और जो टफ लगते थे या कोई भी, तो फिर जैसे ही फ्री टाइम मिला तो फिर उन्हीं को स्क्रॉल करके ऐसे रिमाइंड करती थी कि क्या क्या है करते थे। और जैसे मैथ्स में जैसे आपने क्या रखा था, मॉक के लिए आपने सेपरेट नोटबुक बना रखा था, जो भी अच्छे सवाल होते थे उसको आप नोट डाउन कर लेती थी, और जैसे उसको फिर रिवाइज कब कब करते थे? सर रिवाइज ऐसा होता था कि जैसे मैं अगले दिन मॉक दूंगी, ठीक है, तो फिर उसमें जो टफ क्वेश्चन होगा उससे नोट करूंगी, तो फिर उसके साथ साथ जो पिछले दिन का हो या उससे पहले के क्वेश्चन उसको उन्हें भी एनालाइज कर ली। अच्छा, ठीक है। तो ये रहता था आपका मॉक का स्ट्रेटेजी। जी। उसके बाद मुझे एक बात बताइए, जैसे आपको एसएससी के बारे में कैसे पता चला? मेरा ऐसा था कि मैंने बीएससी एग्रीकल्चर की थी, तो मुझे पहले ये था कि मैं मास्टर्स करूंगी, पर फिर मैंने सोचा कि पहले एक बार गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करके देख लूँ, 1 साल, मतलब मेरा यही था कि 1 साल दूंगी, तो फिर जितना हो पाएगा, फिर उसके बाद मास्टर्स कर लूँगी। ठीक है। तो फिर मैंने मेरे कज़न ने बताया कि अच्छा स्कोप है इसमें, अगर आगे यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है उससे पहले ये देख लो। बहुत अच्छा है। तो फिर आपने एसएससी की तैयारी करना स्टार्ट कर दिया। जी। उसके बाद मुझे एक छोटी सी और बात बताइए, जैसे जो नए बच्चे जो आपकी तरह ही फ्रेशर बच्चे आ रहे हैं, आप तो बिल्कुल फ्रेशर में, आपका एज क्या हो रहा है? सर अभी 23। बताइए, आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में, ये बहुत बड़ी बात होती है, जो भी लड़का हो या लड़की हो जो भी देख रहे होंगे इस इंटरव्यू को, मात्र 23 की है डिम्पल जी, और इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एक्साइज इंस्पेक्टर का पोस्ट प्राप्त किया, और वो भी अच्छे रैंक के साथ। तो मुझे एक बात बताइए, जैसे आप इसका श्रेय किसे देना चाहते हैं इस सफलता का? सबसे पहले तो मम्मी को जी, ठीक है, फिर पापा, और फिर फ्रेंड्स। हाँ, फ्रेंड्स, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो मम्मी का सबसे ज़्यादा रोल रहा जी, है ना? तो जिस दिन पहला जब रिजल्ट आया था आपका, जिस दिन रिजल्ट आया था, तो उस दिन सबसे पहले आपने रिजल्ट देखा, तो क्या आप, मतलब उस दिन का आपका क्या एक्सप्रेशन क्या था, मतलब पहले उस दिन के बारे में बताइए मुझे। क्योंकि रिजल्ट आने में इस बार काफ़ी डिले हो गया था, तो रोज हम वेट करते थे, और फिर ऐसे एक दिन सडनली आया, तो फिर पहले तो मुझे ऐसे कुछ रियलाइज ही नहीं हुआ कि रिजल्ट आ गया। मैंने मम्मी को बताया, फिर मतलब ऐसा है कि उसके बाद धीरे धीरे ऐसा इवेंचुअली फील हुआ कि रिजल्ट आ गया, सिलेक्शन। फिर पापा को कब बताया? बस फिर मम्मी को बताया, मम्मी ने पापा को बताया। चलिए, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आपके पापा जी भी आर्मी में हैं, और ये बहुत बड़ी बात होती है कि मतलब देश के, मतलब सोचिए कि सबसे अच्छा सर्विस जो दे रहे हैं आपके पापा जी, एक गौरवान्वित वाली बात होती है। आप उनकी लड़की हो, ये बहुत बड़ी बात होती है। और उसके बाद तो आप तो बहुत गर्व होता होगा सबको, मम्मी पापा को आप पे, जी सर, है ना? और घर में कितने भाई बहन हैं आप? सर 2 भाई बहन, एक छोटा भाई है। एक छोटा भाई बहन है। चलिए, बहुत अच्छा। और उसके बाद एक बात बताइए, जैसे कि आप नए बच्चों को क्या सजेशन देना चाहते हैं, जो बच्चे अभी तैयारी करना स्टार्ट करना चाहते हैं, खास करके लड़कियों को, जो घर में है वो दिल्ली नहीं आना चाहती है या कहीं बाहर नहीं जाना चाहती, वो घर से तैयारी करना चाहती है, किस तरीके से आपने अपना मोटिवेशन को बना के रखा, डेडिकेशन क्या उसके लिए आप क्या बोलना चाहते हैं, किस तरीके से करें वो? सर अगर आप गर्ल्स की बात करते हैं, हाँ, तो
जनरली ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ग्रेजुएशन हो गई तो फिर शादी कर लें, ऐसा हाँ ऐसे। बिल्कुल, हाँ सभी तो फिर उन्हें इस तरीके से ट्रीट भी किया जाता है कि एक आइडियल हाउसवाइफ बन सकें। तो फिर मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप जॉब करना चाहती हैं किसी भी सेक्टर में, नॉट जस्ट दिस, तो फिर फोकस्ड रहना पड़ेगा। और सबसे पहले तो अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना ज़रूरी है कि क्या हमारा गोल है। तो जैसे बॉयज़ को ट्रीट किया जाता है उस गोल को अचीव करने के लिए, वैसे गर्ल्स को भी ट्रीट किया जाना चाहिए। ये भी ट्रीट किया जाना चाहिए। बात तो घर से ही शुरू होती है। उसके बाद अपनी प्रिपरेशन को भी फोकस रखना ज़रूरी है। जैसे बहुत सारी लड़कियां होती है या लड़का होता है, अपने आप मतलब फुल डेडिकेशन नहीं दिखा पाती है, मतलब अच्छे से, मतलब क्या होता है ना, वो मोटिवेशन कभी 2 दिन पढ़ी, फिर तीसरे दिन उसका मोटिवेशन कम हो गया, फिर पढ़ाई छोड़ दी, फिर 10 दिन अच्छे से तैयारी की, फिर 11वां दिन में तैयारी छोड़ दी, होता है ना। मतलब कंटिन्यूटी, मोटिवेशन बना के रखना, ये कैसे आप बना के रख पाते थे? मोटिवेट रहने के लिए सबसे पहले तो गोल क्लियर होना ज़रूरी है। ठीक है, कि ये पता होना चाहिए कि क्या एग्ज़ाम देना है और हम उसके लिए रेडी हैं या नहीं। तो बहुत से बच्चों का ये होता है कि वो सोच लेते हैं कि हमें देना है और फिर डिसाइड भी कर लेते हैं, पर उस हिसाब से प्रिपरेशन नहीं करते हैं। तो फिर पहले तो गोल क्लियर होना ज़रूरी है और फिर उसके बाद क्या हम पढ़ रहे हैं, मतलब एक सेल्फ मोटिवेशन, क्योंकि YouTube पे वीडियोस देखना, ये सब तो चलता रहता है। किस दिन अच्छी वीडियो आएगी तो ज़्यादा मोटिवेट हो जाएंगे फिर अगले दिन छोड़ देंगे। तो कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। चलिए, बहुत अच्छा। एक बात बताइए, तैयारी के दौरान आप सोशल मीडिया कितना यूज़ करते थे? सोशल मीडिया सर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप। सर व्हाट्सएप तो आजकल नेसेसिटी बन गई है, तो उसको तो अवॉइड नहीं कर सकते। बाकी इंस्टाग्राम का ऐसा था कि इंस्टाग्राम में ऑफ रखती थी, क्योंकि रील्स का डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है आजकल, और इंस्टाग्राम ऑफ रहता था। फिर बाकी, और अब तो ये भी हो गया है कि इंस्टाग्राम में रील्स हट गई हैं तो यूट्यूब में शॉर्ट्स आ गए हैं, तो वो सेम डिस्ट्रैक्शन होता है। तो सर वही है कि डिस्ट्रैक्शन होता 10% है, 90% हम खुद ही क्रिएट कर देते हैं। हाँ वही। तो आप मतलब तैयारी के ड्यूरेशन में, जैसे आपका प्रीलिम्स हो गया था, मेंस के टाइम में आप कभी इंस्टाग्राम यूज किए थे या नहीं करते थे, कि पूरी तरह से छोड़े हुए थे? नहीं, कभी कभी करती थी, कभी कभी कर लेते पर वही कंट्रोल के साथ। 1 घंटे इंस्टॉल किया फिर अनइंस्टॉल कर दिया, ऐसा करते थे। मतलब ऐसा होता है उनकी तैयारी करते करते कितने घंटे पढ़ाई करते थे डेली लगभग? सर जैसे जब सिलेबस पूरा करना था तब तो डेली के वीडियोस डिसाइडेड थे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स लिए थे मैंने। तो फिर ये था कि इतने दिनों में ये चैप्टर पूरा करना है, फिर उसके बाद अगला, उसके नोट्स पूरे बन जाने चाहिए। और ऐसे नहीं कि नोट्स बना के छोड़ दिए, फिर उन्हें बीच बीच में देखना भी है, क्योंकि फिर जब सही में पढ़ना होगा तब वो बिल्कुल नए लगेंगे। और फिर बाकी जब पढ़ने का टाइम आया तब ये था कि पहले मॉक देने, 2 मॉक्स देने, एनालाइज करने, तो 4 घंटे तो ऐसे ही गए। हाँ। फिर उसके बाद जीके पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगता है, बिल्कुल लगता है। रिवाइज करने में ज़्यादा टाइम लगता है। फिर जीके में ही ज़्यादा टाइम लगा मेरा प्री के टाइम। पर वो उसमें हेल्प हुई कि वो मेंस में फिर वो टाइम कम हो गया। हाँ बिल्कुल। फिर मेंस में मैंने सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए जीके के लिए। और कंप्यूटर में कितने मार्क्स थे आपके? सर कंप्यूटर में 26 थे। ठीक था, अच्छा नंबर आ गया आपका। मतलब इस बार तो कंप्यूटर सभी को रुलाया, है ना, कि बहुत सारे बच्चे मतलब 350 नंबर लाके भी कंप्यूटर में मतलब सीपीटी पोस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो उसके बाद मुझे एक बात बता, लगभग 10 घंटे तो पढ़ाई हो जाती थी। हाँ, 10 घंटे तो मान के। और कोई डिफिकल्टी आपने फेस किया तैयारी के दौरान में? कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको परेशान किया, कि वो सब्जेक्ट आपको परेशान किया कि स्कोर नहीं बढ़ रहा मॉक टेस्ट में? कभी कभी होता है कि यार इस सब्जेक्ट में पढ़ रही हूँ, स्कोर नहीं इम्प्रूव हो रहा है, कभी ऐसा लगा? सर स्टार्टिंग में जब मॉक्स देने स्टार्ट किए थे तब मैथ्स में ऐसा लगता था। फिर उसके बाद वही बात थी कि बस सिलेबस पूरा हुआ था, रिवीजन नहीं हुआ था। तो फिर मॉक्स देने शुरू किए तो समझ आ गया कि ये सब्जेक्ट है जिसे पढ़ना है। फिर मैथ्स में पढ़ना शुरू किया। चलिए, बहुत अच्छा। डिम्पल जी, ये बताइए, इंग्लिश में आपका स्कोर क्या रहा मेंस में? सर इंग्लिश में 132 आउट ऑफ 135। वाओ यार, बहुत अच्छा, ग्रेट। कैसे तैयारी किया था आपने इंग्लिश का? सर इंग्लिश में नीतू मैम का बैच लिया था। अच्छा, नीतू मैम का बैच लिया था। जी, उनकी वॉल्यूम 1 की बुक से प्रिपरेशन की थी अच्छे से, है ना? जी सर। तो वहाँ से मतलब आपका तो इंग्लिश बहुत अच्छा स्कोर आया। मतलब हर टॉपर की, हिंदुस्तान में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं ना, किसी भी टॉपर से पूछिए कि भैया कौन सा बुक पढ़ा है इंग्लिश में, तो सब एक ही बुक का नाम लेता है, नीतू मैम का वॉल्यूम 1, है ना? और अधिकतर बच्चे, मैक्सिमम बच्चे आपको सिलेक्शन वाले मिलेंगे कि भैया नीतू मैम से इंग्लिश पढ़ा हुआ मिलेगा। अगर मैं बोलूँ एसएससी वाले बच्चों के लिए, अगर मैं नीतू मैम का वॉल्यूम 1 को गीता बोलूँ, बाइबल बोलूँ या कुरान बोलूँ, कहना गलत होगा क्या? जी नहीं, बिल्कुल कहना गलत नहीं होगा, है ना? क्योंकि सभी सारे टॉपर्स बच्चे वही फॉलो करते हैं। तो वहाँ से इंग्लिश की आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी थी, है ना? तो यहाँ से, और मतलब 132 नंबर कोई आसान नंबर नहीं होता, बहुत ज़बरदस्त नंबर होता है ना? चलिए, बहुत अच्छा। चलिए डिम्पल जी, एक चीज़ बताइए, आप तो एक्साइज इंस्पेक्टर बने, वो भी टॉप रैंक के साथ, तो मैथ्स में आपने कैसे स्कोर किया और कैसे मैथ्स आपने कैसे स्ट्रॉन्ग किया?
सर मैथ्स में मैंने आपका ही बैच लिया था, फाउंडेशन बैच। ठीक है, तो फिर उससे ही हो गया। जी। पहले मैथ्स आपका कैसा था? मैंने 10th तक मैथ्स थी मेरी, अच्छी मैथ्स थी। हाँ। पर उसके बाद तो छूट गई, तो फिर बिल्कुल हाँ, और टच जब आप ही नहीं बैच था। लिए और उस जी। तरीके से फिर पढ़ना स्टार्ट किए तो मैथ्स आपका बहुत स्ट्रांग हो गया। स्टार्टिंग में थोड़ी मुश्किल हुई थी, हाँ। पर फिर उसके बाद जैसे जैसे पढ़ना शुरू किया तो समझ आ गया और फिर समझ आ गया, और उसके बाद अच्छा आपने हो गया। फोड़ दिया मैथ्स में, है ना। और उसके बाद मुझे एक चीज़ और बताइए, जैसे बच्चे रिवीजन, जैसे मैथ्स में लास्ट में रिवीजन जो करते हैं, तो रिवीजन आपने कैसे किया? सर मैथ्स में सबसे पहले तो जो आपने जो पढ़ाया, जो नोट्स बनाए थे उन्हें रिवाइज किया। जो जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लगते थे सिलेबस कवर करते टाइम, उन्हें रिवाइज करते रही। और फिर मॉक्स के क्वेश्चन, मॉक्स, है ना, जो टफ रहते थे, टॉप रहते थे। चलिए, बहुत अच्छा। इसी तरीके से मैं हमेशा जब भी बैच में पढ़ाता हूँ, बिल्कुल जीरो लेवल से हाई लेवल तक पढ़ाता हूँ, हर एक अपडेटेड क्वेश्चंस के साथ, टाइप वाई टाइप। इसीलिए अगर कोई बच्चा एक बार मैथ्स फाउंडेशन बैच ले ले, तो चाहे वो एसएससी का पेपर हो, रेलवे का पेपर हो, सीडीएस का पेपर हो, चाहे यूपीएससी सीसेट का पेपर हो, सब में वो फोड़ देगा, इस बात की गारंटी है। जिस तरीके से डिम्पल जी ने एक्साइज इंस्पेक्टर में रॉक कर दी। चलिए डिम्पल जी, जैसे मैथ्स में अर्थमेटिक में इतने सारे टॉपिक्स हो जाते हैं, एडवांस मैथ्स में इतने सारे टॉपिक्स हो जाते हैं, लगभग आप बैच में भी देखे होंगे नोट्स ही आपके लगभग 10-15 नोट्स बन गए होंगे, मोटे मोटे कॉपी। तो लास्ट टाइम में रिवीजन के लिए बच्चे क्या करें? सबसे पहले तो जब सिलेबस हो जाए हाँ। और उसके बाद जब बिल्कुल एंड टाइम आ जाता है तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब क्या करें, क्या क्या रिवाइज करें। तो फिर उसके लिए मैंने क्या किया था कि जो आपकी सुदर्शन चक्र वाली बुक है, तो फिर मैंने उसी को रेफर किया था। बिल्कुल एंड मोमेंट में सारे फॉर्मूला, सारे नोट्स, जो भी टफ चीज़ें हैं, जो कॉन्सेप्ट्स लास्ट मोमेंट रिवाइज होनी चाहिए, वो मैंने आपकी बुक से ही रिवाइज किए थे। हाँ, क्योंकि वो बेस्ट पार्ट है, उसमें एग्जाम्पल भी है, कॉन्सेप्ट भी है, फार्मूलेज भी हैं, और लास्ट में क्या चाहिए अपने को, सारे कॉन्सेप्ट, सारे फार्मूले और क्वेश्चंस रिवीजन। वो प्री के टाइम पे भी हेल्प हुई थी और मेंस के टाइम पे तो बहुत हेल्प हुई थी। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्योंकि जो भी बच्चे देख रहे होंगे उसको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ से, है ना। अभी हमारे साथ थी डिम्पल जी। आप लोगों ने सुना कि इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में और इतना कम उम्र में इतने अच्छे रैंक के साथ एसएससी सीजीएल 2025 में टॉप पोस्ट को हासिल की। आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा डिम्पल जी के इस इंटरव्यू से। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि डिम्पल जी का इस इंटरव्यू से आपको क्या क्या सीखने को मिला। मैं आपकी राय कमेंट बॉक्स में जानना चाहता हूं। तो डिम्पल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।